नमस्कार मेरे बाल मित्रों। आज हम हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा की पहली कविता चांदनी रात को और अधिक समझने की कोशिश करेंगे। इस कविता के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं, जो खड़ी बोली के कवि हैं। आपका जन्म 1886 में उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चीर गांव में हुआ तथा आपकी मृत्यु 1964 में हुई। मैथिली शरण गुप्त जी इस कविता के माध्यम से हमें प्रकृति की छटा का सुंदर स्वरूप दर्शाते हैं तथा चांदनी रात का मनोहारी वर्णन सुंदर शब्दों में चित्रित किए हैं। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले चांदनी रात किसे कहते हैं, हम यह जानें। चांदनी रात अर्थात जब रात होती है और चंद्रमा की शीतल किरणें प्रकृति पर पड़ती है और अपनी किरणों से संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करती है, तो उसे चांदनी रात कहते हैं। तो आइए कविता की हम कुछ चंद लाइनों को बताते हैं। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। चारु अर्थात सुंदर, चंद्र अर्थात चंद्रमा। चंद्रमा की सुंदर किरणें जल और थल में खेल रही है। जल जैसा कि आप सभी जानते हैं पानी, और थल स्थान या पृथ्वी को कहा गया है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। अवनी धरती को कहा जाता है, अंबर आकाश को, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी तथा संपूर्ण आकाश में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। पुलक प्रकट करना मतलब अपनी खुशी जाहिर करना, और हरित तृण अर्थात हरी घास। पृथ्वी हरी हरी घास की नोकों के माध्यम से अपनी खुशी प्रकट कर रही है। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तरु पेड़ को कहा जाता है। मंद पवन मतलब धीमी धीमी चलने वाली हवाएं। कवि कहते हैं, ऐसा प्रतीत होता है मानो वृक्ष भी धीमी धीमी बहने वाले वायु के झोंके से झूम झूम कर अपनी खुशी हम तक पहुंचा रही है, अपनी खुशी प्रकृति को जाहिर कर रही है। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह। बच्चों यहाँ ध्यान देना, कवि स्वयं से प्रश्न पूछते हैं, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध व निरानंद है कौन दिशा। पहली पंक्ति देखेंगे, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या निस्तब्ध निशा। निस्तब्ध अर्थात सन्नाटों से भरा, निशा अर्थात रात्रि। कवि कहते हैं कि पूरी प्रकृति स्वच्छ चांदनी है या फिर सन्नाटों से भरी रात है। ऐसा प्रश्न वह स्वयं अपने आप से इस पंक्ति में पूछते हैं। है स्वच्छंद सुमंद गंध व निरानंद है कौन दिशा। स्वच्छंद अर्थात स्वतंत्र, सुमंद मतलब मंद मंद अर्थात धीमी,
और गंध मतलब सुगंध। कवि कहते हैं कि वायु स्वच्छंद होकर अर्थात स्वतंत्र होकर मंद मंद धीमी गति से बह रही है। निरानंद है कौन दिशा, निरानंद अर्थात नाखुश, दुखी। कवि इस पंक्ति में कहते हैं कि सभी दिशाओं में आनंद ही आनंद व्याप्त है। ऐसी कोई भी दिशा या ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जो इस समय प्रकृति के ऐसे रूप का आनंद नहीं ले रहा है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। नियति नटी अर्थात कुदरत की कलाकारी, कार्यकलाप मतलब गतिविधियाँ। कवि कहते हैं कि रात्रि होने पर भी प्रकृति अपने कार्यकलाप में अर्थात अपनी गतिविधियों में लगी रहती है। सारा विश्व सो जाता है लेकिन प्रकृति नहीं सोती, वह अपने कार्यों में लगी रहती है। पर किस प्रकार, यह हम देखेंगे। पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। यहाँ एकांत भाव का तात्पर्य है सुनसान, अकेला, अर्थात नियति चुपचाप अपने कर्तव्यों को, अपने कार्यों को कर रही है, अपने कार्यों का पालन कर रही है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। है बिखेर देती वसुंधरा, वसुंधरा अर्थात धरती, धरती को वसुंधरा भी कहा जाता है। रवि सूरज को कहा गया है। इस पंक्ति के माध्यम से हमें कवि यह बता रहे हैं कि चांदनी रात में पृथ्वी सबके सो जाने पर ओस रूपी मोती, ओस रूपी बच्चों जैसे आप सुबह सुबह आप बगीचे में देखते हो या पत्तों पर, फूलों की कलियों पर, फूलों पर आप देखते हो कि पानी की कुछ बूंदें होती है, उसे ही ओस कहा गया है। तो वो ओस रूपी मोती को वसुंधरा बिखेर देती है। कब? जब रात्रि होती है। लेकिन जैसे ही सुबह सूरज की किरण धरती पर आती है, सूर्य हमेशा सुबह होने पर उन मोतियों को अपनी किरणों के माध्यम से उन्हें बटोर लेता है और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। शून्य शाता है शून्य श्याम तनु जिससे उनका नया रूप छलकाता है। विरामदायिनी मतलब आराम देने वाली, संध्या मतलब शाम। सूरज अस्त होने से पहले ही वह आराम प्रदान करने वाली संध्या देकर प्रकृति को चला जाता है। शून्य श्याम तनु जिससे उनका नया रूप छलकाता है। शून्य श्याम तनु जिससे उनका नया रूप छलकाता है। श्याम अर्थात सावला, तनु शरीर को कहा गया है, अर्थात सूर्य आकाश को सावला शरीर देकर अर्थात वह श्याम देकर अपना एक अलग रूप ही हम सबको दिखाता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। कवि कहते हैं कि पंचवटी अर्थात 5 वृक्षों की घनी छाया में पत्तों की एक सुंदर कुटिया बनी हुई है। यहाँ पर्ण अर्थात पत्तों को कहा गया है, कुटीर कुटिया को कहा गया है। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक बना। शिला मतलब पत्थर। कवि यहाँ पे कहते हैं कि इस कुटिया के सामने एक विशाल पत्थर है, एक विशाल शिला है जिस पर धीर वीर निर्भीक, धीर वीर मतलब एक हिम्मत वाला, धैर्यशाली
निर्भीक बिना डरने वाला मनुष्य उस पत्थर पर बैठा हुआ है। जाग रहा है कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा, बना दृष्टिगत होता है। जाग रहा है कौन धनुर्धर। धनुर्धर बच्चों अर्थात धनुषधारी, जो धनुष को ग्रहण करता है, जो धनुष को धारण करता है। जैसे राम भगवान आप देखते हैं वो धनुषधारी थे, ऐसे ही यहाँ पे धनुषधारी अर्थात जो धनुष को ग्रहण करे। और भुवन संपूर्ण विश्व को कहा गया है। इस पंक्ति में हमें यह समझाया गया है कि जब सारा संसार सो रहा है तो कौन धनुषधारी है जो इस समय भी जाग रहा है। भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा, बना दृष्टिगत होता है। भोगी यहाँ पर भोग करने वाले को कहा गया है। कुसुमा युद्ध अर्थात कामदेव को कहा गया है। योगी तपस्या करने वाले को कहा जाता है। इस पंक्ति में यह समझाने की कोशिश हमें की गई है कि यह ऐसा कौन वीर पुरुष है जो भोगी करने वाला कामदेव एक योगी बनकर तपस्या करने बैठा हुआ है। यहाँ पे हम अपनी इस कविता को विराम देते हैं। आशा होगी कि आपको ये कविता समझ में आई होगी। अभी यहाँ पे इस कविता के कुछ कठिन शब्द को मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ ताकि आप इस कविता को